हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस मेंस 2025 के लिए जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है इसे हम आगे बढ़ाते हैं और आज इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो उत्तर प्रदेश में जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं, सबसे पहले तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, कि राजा अशोक के कौन कौन से अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर उस पर यह भी बात करनी है कि अब उसमें अगर हम देखें तो दो इंपॉर्टेंट जो है स्तंभ हमें मिलते हैं, तो एक सारनाथ का स्तंभ और एक प्रयागराज का स्तंभ। उन प्रयागराज की जो दो स्तंभ हैं अशोक ने जो स्थापित कराए थे, इनकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में जो है भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो रूपरेखा अपनी वही होगी कि आपका पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर आपका जो है बीच में एक मुख्य भाग की डिस्कस करेंगे, देन हम कंक्लूजन पे आएंगे। तो अगर इसके प्रस्तावना की बात करें तो इसी के बैकग्राउंड में जाएंगे। और जब हमारा ये सिस्टम लिंक हो गया है अशोक से, हिस्ट्री से लिंक हो गया है, हिस्ट्री से लिंक होते हुए ही कोई भी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट उसका इंट्रोडक्शन बनेगा कि हम उसमें डेट मेंशन करेंगे। जैसे क्योंकि ये सम्राट अशोक से लिंक हो रहा है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ला सकते हैं कि सम्राट अशोक 273 से 232 बीसी के आसपास आपके राज्य करते थे। तो हिस्ट्री का जो हमारा क्वेश्चन है, अगर वो किसी पर्टिकुलर साम्राज्य से या किसी पर्टिकुलर राज्य से जुड़ता है, जैसे मान ले गुप्त वंश से जुड़ता है या मौर्य से जुड़ता है या किसी और मुगल से जुड़ता है या इससे पहले आपका हिस्ट्री में कहीं भी जुड़ता है, तो जब भी इस तरह का इंट्रोडक्शन हमें लेना है तो हमेशा हमें उसमें डेट मेंशन जरूर करनी है, क्योंकि हिस्ट्री का की पॉइंट्स उस समय की डेट होती है। जैसे पॉलिटी का की पॉइंट अनुच्छेद होता है, अगर हम पॉलिटी का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसके इंट्रोडक्शन में अनुच्छेद जरूर मेंशन करने चाहिए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो प्लेस मैप को जरूर मेंशन करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसमें हिस्ट्री एक तरह से राजनीतिक हिस्ट्री आई है, तो उस पर्टिकुलर समय को जरूर मेंशन करना चाहिए। उस डेट को अगर आप मेंशन करेंगे तो वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा आपके ऊपर। तो हमने कहा भाई अशोक जिसने 273 से 232 बीसी के बीच आपका राज किया, उसके द्वारा बहुत सारे शिलालेख भारत के इतिहास में स्थापित कराए गए। ठीक है, और इन शिलालेखों के द्वारा वो धर्म का, सहिष्णुता का, एक आचार संहिता का प्रचार एवं प्रसार करना चाहता था। और इन अभिलेखों का उत्तर प्रदेश में पाया जाना ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश उस समय के प्रशासनिक और धार्मिक जो कार्य थे उसका केंद्र के रूप में स्थापित रहा होगा। या वो जो अशोक है, अशोक एक तरीके से उत्तर प्रदेश के एरिया को अपने प्रशासनिक या आपका धार्मिक विस्तार के रूप में यूज करता रहा होगा। इस तरीके से हम जो है इसकी इंट्रोडक्शन बना देंगे। अब ये जब हमने इंट्रोडक्शन बनाया, इसमें हमने पहले एक डेट मेंशन की, जैसे मैंने आपने बताया कि भाई सम्राट अशोक इस तरह में था। फिर उसके अभिलेखों की कुछ ब्रॉडन विशेषता की बात कर दी कि भाई उसके अभिलेख मुख्यतः ये कार्य कर रहे थे। और फिर उत्तर प्रदेश में आए, फिर और डीप में घुसे और फिर हमने कहा उत्तर प्रदेश में ये प्रशासनिक या धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो गए, ये अशोक का ये लिंक हो गया। अब हम आते हैं आगे और फिर हम इसके मुख्य भाग पर जाएंगे। लेकिन मुख्य भाग पर जाने से पहले जब हमें बात करना है कि भाई कौन से उस तरह के आपके जो है अभिलेख थे उसके बारे में बात करना है अशोक के जो उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं, तो पहले हम एक मैप बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एक रफली मैप बना दीजिए, उसमें दिखा दीजिए कि भाई देखो, एक तो आपका सारनाथ का आपका स्तंभ हो गया, एक कौशाम्बी को दिखा दीजिए, इसके बाद एक आपका संकीसा में भी आपका जो है अशोक का जो है एक लघु स्तंभ मिलता है, लघु वाला। इसके बाद मेरठ में एक आपका स्तंभ आपका आ जाएगा, इंस्क्रिप्शन इसका आ जाएगा अभिलेख। और एक आपका रामपुरवा है। रामपुरवा अभिलेख वैसे तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार के बिल्कुल बॉर्डर पे है। और इस पर्टिकुलर उसका जो क्षेत्र है वो ये उत्तर प्रदेश के भी इस क्षेत्र को मेंशन करता हुआ है। इसीलिए जब हम अशोक के स्तंभ की बात करेंगे तो रामपुरवा अभिलेख जो है वो हम उत्तर प्रदेश के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि उसका क्षेत्रीय भाग उत्तर प्रदेश के भाग को भी कवर करता रहा होगा। वैसे मुख्यतः वो बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने एक फिगर बनाया रफली उत्तर प्रदेश का, और उसके अंदर सारे इंस्क्रिप्शन जो अशोक के टाइम में मिलते थे वो हमने
डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हम एक एक स्तंभ लेंगे भाई, और उन सारे स्तंभों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, कौन कौन से स्तंभ एक्चुअली में उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं। तो अशोक के कई स्तंभ लेख और शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, अब हम जो है इसके बारे में बात करेंगे एक को। तो सारनाथ में, वाराणसी में सारनाथ स्तंभ है। अब सारनाथ स्तंभ की एक दो खास बात इसके अंदर लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि जो सारनाथ का स्तंभ है ये मुख्यतः आपका सिंह स्तंभ है, जिसके ऊपर आपका सिंह रखा हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि एक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी अडॉप्ट कर लिया गया है, इसीलिए बड़ा फेमस है। और सारनाथ का स्तंभ एक तरीके से शांति और सहिष्णुता को प्रदर्शित करते हुए दिखाता है, या उसको जो है प्रचार और प्रसार करने का काम करता है। ये चीज आ गई। इसके बाद आपका कौशाम्बी अभिलेख हो गया। कौशाम्बी अभिलेख आपका प्रयागराज वाले उसमें मिलता है। अब प्रयागराज या कौशाम्बी का जो अभिलेख है, इस अभिलेख में हम क्या देखते हैं, अब ये वाला जो अभिलेख है मुख्यतः इसमें अशोक जो है न्याय के बारे में बात कर रहा है। और जो महामात्र होते थे, जो न्याय को फैलाने में जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उस टाइम, वो आपके होते महामात्र। महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है, प्रशासनिक दक्षता की बात करता है। तो ये कहता है कि भाई न्याय होना चाहिए और प्रशासनिक दक्षता होनी चाहिए। ये कौशाम्बी के अभिलेख में अशोक मेंशन कर रहा है, यहां आपने मेंशन कर दिया। तीसरा आ गया फिर मेरठ का स्तंभ। अब मेरठ का जो स्तंभ है ये मुख्यतः जो बलि का उस टाइम बहुत प्रचलित था, तो पशु की बलि को रोकने के लिए आपका मेरठ स्तंभ है। और बाद में इस स्तंभ को आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो पहले मेरठ में था, अब मेरठ में इसकी जो है एक डुप्लीकेट रखा हुआ है मेरठ में, और ओरिजिनली से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था टाइम आगे वाले टाइम में, ठीक है, सल्तनत काल में। उसके बाद आपका संकीसा है, फर्रुखाबाद वाले एरिया में आपका संकीसा है। यहां से एक आपको जो है अभिलेख मिलता है। इसमें क्या होता था कि एक हाथी जो इसका शीर्ष था, हाथी का शीर्ष इसमें था। जैसे सारनाथ में सिंह का शीर्ष है, यहां हाथी शीर्ष का अभिलेख मिलता है। लेकिन ये हाथी का जो शीर्ष है ये टूट चुका है, क्षीण स्थिति में है, इस तरीके से मिलता है। लेकिन इस स्तंभ का निर्माण उस टाइम अशोक ने एक तरीके से बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए यहां भी कराया था। अब इसके बाद आपका आता है रामपुरवा स्तंभ, जो हमने बताया है। इसकी क्षेत्रीय सीमा इसमें पड़ती है, वैसे मुख्यतः इसमें नहीं है। और इसका क्या कार्य है, इस अभिलेख के द्वारा जो भिक्षु थे, जो भी बौद्ध भिक्षु होते थे, उनको किस तरीके से अपना जो है लालन पालन करना है, उनके क्या नियम होने चाहिए और उनको कैसे अनुशासन मेंटेन करना था, ये सारे नियम कानून उस वाले उसमें मेंशन किए गए हैं। तो इस तरीके से हमने 4-5 अभिलेख जो थे वो सारे बता दिए, और उसके बाद हम जो है उसे एक फिगर में भी रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम बताएंगे, इसमें ये पूछ रहा है कि जो सारनाथ का स्तंभ है और प्रयागराज का स्तंभ है, इन दोनों की विशेषता के बारे में बात कीजिए। हो सकता है वो सारनाथ का स्तंभ अकेला पूछ ले क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप यूपीपीसीएस मेंस में देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं कि वो डेप्थ एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के पूछ लेता है, थोड़ा सा मतलब डीप में घुस जाता है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि जब हमने देखा कि जो इसने पूछा कि जैसे मतलब बहुत सारे आपकी महाजनपद पूछ सकता था, लेकिन महाजनपद नहीं पूछा, ये पूछा कि महाजनपद वो वाले जो गणराज्य धारण किए हुए थे वो पूछ लिया, तो थोड़ा डेप्थ में घुस के पहुंचा यूपीपीसीएस ने। इसी तरीके से कमीशन डेफिनेटली इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो सारनाथ के स्तंभ के बारे में पूछ ले, वो सीधा प्रयागराज के स्तंभ के बारे में पूछ ले। तो दोनों की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, इसी क्वेश्चन में हम ये दोनों एड्रेस कर देंगे। अब सारनाथ का स्तंभ है, तो हम चाहें तो सारनाथ के स्तंभ का आप इस तरीके से एक फिगर भी बना सकते हैं कि भाई ये स्तंभ है, ये आपका जो है इस तरीके से इसमें यहाँ मूर्ति होती है, फिर एक पट्टिका होती है, फिर आपका इस तरह से होता है, और फिर इसके ऊपर एक सिंह बना होता है। इस तरीके से है कि आप रखली फिगर भी बना सकते हो चाहो तो। इसके बाद आप इसको दिखा दो कि भाई इसका जो स्तंभ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंह स्तंभ वाला ये अभिलेख है। सिंह स्तंभ आपका जो है सार्वभौमिकता, शांति, शक्ति का प्रतीक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि धर्मचक्र इसमें दिखाया गया है। इसमें ऊपर, इसके ऊपर इसमें एक धर्मचक्र था, ठीक है, अभी तो वो टूट गया है, तो वो धर्मचक्र दिखाया गया है। इस धर्मचक्र में आपके 24 जो है तिल्लियां होती थी, और इस धर्मचक्र और जो ये जो है आपका धर्मचक्र परिवर्तन को दिखाता था, ये जो व्हील उसके ऊपर देखने को मिलता है। इसके बाद आपका एक पशु पट्टिका है। पशु पट्टिका क्या है, इस वाले इसमें यहां आपका अगर आप देखेंगे तो 4 जानवरों की मूर्तियां यहां छोटी छोटी बनी हुई है इस पट्टिका पर। ये एक तरीके से
जो बुद्ध है, बौद्ध धर्म का जो मतलब महात्मा बुद्ध है, उसके धर्म चक्र को दिखाता है। तो इसमें हाथी है, बैल है, सिंह है और घोड़ा है, ये चारों की मूर्तियां इसमें आपको दिखाई जाती है। उसके बाद मौर्य पालिस। अब दूसरी बात ये कह सकते हैं कि भाई जो ये स्तंभ बनाए गए हैं, आपको पता ही है जो भी मौर्य काल के स्तंभ हैं वो सिंगल आकृति में बने हुए हैं, एक ही पत्थर को तो काट के बनाया गया है, जोड़ के नहीं बनाए गए हैं, और उसके ऊपर जो पालिश की गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही यूनिक किस्म की पालिश है, ठीक है, वो आपका देखने को मिलती है। तो वो सारनाथ के स्तंभ में मिलती है, बाकी अलग स्तंभों में भी मौर्यन पालिश बड़ी फेमस रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है इसके उस पे एक सारनाथ के स्तंभ की विशेषता बता दी। इसी तरीके से प्रयागराज के स्तंभ की बात करेंगे। तो प्रयागराज के स्तंभ की अगर आप बात करें तो इसकी खास बात यह है कि ये स्टैब्लिश तो अशोक ने कराया था, लेकिन अशोक के स्टैब्लिश कराने के बाद इसमें 2 अन्य राजाओं के द्वारा भी इसके ऊपर अभिलेख लिखाए गए, ठीक है। पहले ये जो है आपका कौशाम्बी में हुआ करता था, फिर इसे शिफ्ट करके प्रयागराज में किले में आपका जो है बाद में शिफ्ट कर दिया गया। अब सबसे पहले इसमें अशोक का लेख मिलता है। अब अशोक का जो लेख मिलता है वो मुख्यतः एक तरीके से आपकी जो उस टाइम प्राकृत भाषा चलती थी, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है, और इसमें वही आपका धर्म को फैलाना, अहिंसा को फैलाना, अहिंसा को बढ़ाना, ठीक है, और एक तरीके से बलि सिस्टम को खत्म करना, सहिष्णुता की बात करना, वो सारे इसमें जिक्र किए गए हैं। इसके बाद आपका जब गुप्त काल आता है तो उसमें समुद्रगुप्त आ जाता है। अब समुद्रगुप्त भी इसी अभिलेख पे अपना अभिलेख लिखता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने एक अभिलेख इस्टेब्लिश किया, और समुद्रगुप्त ने अपनी जो विजय प्राप्त की थी सारी, उन विजयों का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है, और इस विजय के वर्णन की वजह से ही हम इसे जो है भारत का जो है नेपोलियन बोला गया समुद्रगुप्त को, क्योंकि इसमें बहुत सारी विजय का वर्णन यहाँ दिया गया है। उसके बाद जहांगीर का आ गया। जहांगीर ने अगेन इस पे एक लेख लिखवाया, और ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है, और इसमें जब जहांगीर राजा बनता है, उसे गद्दी मिलती है, तो उस टाइम का जो है ये उसका जिक्र इसमें किया गया है। तो इस तरीके से 3 अलग अलग टाइम पे इस अभिलेख पर अभिलेख लिखे गए हैं, और ये इसलिए ये जो अभिलेख है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऐतिहासिक दृष्टि को देखने के हिसाब से, क्योंकि ये मौर्य काल से लेके और आपका जो है मुगल काल तक के इतिहास को संजोए हुए है अपने आप में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर फाइनली आप इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अशोक के जो ये हमारे स्तंभ मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ये अंततः क्या कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक केंद्र के रूप में स्टैब्लिश हुआ अशोक के टाइम में। और जो ये स्तंभ हैं ये आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश ने सजोए हुआ है। ये पर्यटन के रूप में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और इसके साथ साथ प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि का जो उपयोग इसमें दिया है वो इसकी भाषा विकास को भी दिखाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर उसके कंक्लूजन पे पाते हो तो हमेशा आप जो है एक तो उसे एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में दिखा सकते हो, ठीक है। एक आप इसमें भाषा और इंपॉर्टेंट आ गई इसमें, क्योंकि भाषा का भी 2-3 भाषा का यूज है वो भी मेंशन कर सकते हो। एक आप उसे हमेशा पर्यटन के स्थल पे भी इनका यूज हम कर सकते हैं, इन सांस्कृतिक धरोहरों का, वो भी आप इसमें हमेशा लिख सकते हो, और इस तरीके से आपका ये कंक्लूजन आप ज़्यादा बेटर वे में कर सकते हो, ठीक है। आप आंसर राइटिंग कंटिन्यू करते रहिए। इसी आपका जो हमारी यूट्यूब है, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, अगर आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हो। उस लिंक में आपको कौन से पर्टिकुलर डे में कौन से क्वेश्चन हम एडवांस में डालते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ताकि आप इनिशियल लेवल पे खुद ही राइटिंग प्रैक्टिस करें, और उसके बाद इस डिस्कशन को देखें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आपको समझ में आएगा कि आपने कैसे राइटिंग की थी, और बाद में जो है डिस्कशन करने से किस प्रकार और फर्दर इंप्रूव हो रही है। ओके, थैंक यू।